बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया था एंड देन वी आर गोइंग टू फर्दर कंटिन्यू आवर डिस्कशन। तो लास्ट क्लास में वी टॉक्ड अबाउट द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोगों ने उन की फीचर्स में क्या क्या देखा था। सबसे पहले हम लोग ने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा, राइट। फेडरलिज्म क्या है? शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। सेकेंड हमने क्या पढ़ा था? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये क्या होता है? द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच people they get to vote their representatives, they elect their representatives, right? तो ये हमारा one of the most important feature है and one of the most important right that has been entitled to each and every individual or the citizen of our country. और तीसरा हमने क्या देखा था? The separation of powers. तो हमने separation of powers में क्या पढ़ा? That there are three main organs of the state. The first one is the legislative, the second one is the executive एंड द थर्ड वन इज द जुडिशियरी। और सबके अपने अपने पावर्स हैं, राइट। तो अब हम लोग आगे की क्लास में देखते हैं, इस क्लास में देखते हैं कि और कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो बच्चों अभी जो हम लोग फोर्थ पार्ट पढ़ने वाले, फोर्थ मेन फीचर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी आप लोगों ने क्लास 7 में बहुत पढ़ा है, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोगों ने देखा है। तो एक बार डिटेल में देखते हैं व्हाट इज दिस फंडामेंटल राइट्स। The section on fundamental rights has often been referred to as the conscience of Indian Constitution. तो हमारे जो fundamental rights दिए गए हैं Indian Constitution में, it has been referred as to the conscience of our Constitution, the main important part of our Constitution, right? तो हमारे जो fundamental rights है बच्चों, ये Constitution का सबसे main foundation and the main important part होता है, right? So what does this fundamental rights imply? So fundamental rights protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. तो ये rights हमें क्यों मिले हैं बच्चों? तो basically अगर किसी भी state में कोई भी majority, जैसे कोई भी एक political leader है, तो अगर वो अपने powers को misuse करता है, तो हमारे constitution में to safeguard our own interest, to get our own rights, ये सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए इस कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इट प्रोटेक्ट्स द सिटीजंस अगेंस्ट एनी एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। बाय द स्टेट कहने का क्या मतलब है? हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिसको आप इलेक्ट करते हो, राइट। तो अगर वो लोग अपने पावर को मिसयूज कर रहे हैं, तो हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स के थ्रू वी कैन ऑलवेज क्वेश्चन देयर पावर, द मिसयूज ऑफ देयर पावर, ओके। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स। आपको सारे नाम पता होंगे बट स्टिल वी शुड रिवाइज इट वंस अगेन। तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू इक्वालिटी, राइट। एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, फ्रॉम दैट ऑफ द प्रेसिडेंट टू दैट ऑफ द पीपल हु इज इन द लोएस्ट, हु आर इन द लोएस्ट कास्ट, वो लोग सब एक साथ दे आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। अब आपको मैं बताती हूँ, आप याद करो क्लास 7 में जब हम लोगों ने इक्वालिटी का चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें कांता देवी का एग्जाम्पल लिया था, राइट। Now she was a Dalit, but she was really happy with the fact that she is voting and standing in the queue with all the people, and especially for the one she was working, right? एक जो जहाँ वो काम करने जाती थी, तो वो लोग भी लाइन में खड़े हैं वोट करने के लिए along with कांता देवी, right? तो right to equality क्या होता है कि everyone is equal in front of the law. Second हमारा क्या है? Right to freedom. Everyone has freedom to express their, freedom of expression, freedom to follow any religion, right? हर एक एस्पेक्ट में हमें freedom मिला हुआ है, but we should not hamper or we should not try to hurt the sentiments or feelings of any other community. तो उस ambit में रह के we have got the right to freedom. Again, the third one is right against exploitation, right? तो किसी को भी there is no ways in which we can exploit any individual in case of minority, या फिर in case of gender, sex or on the basis of race. तो इन सब reasons या इन सब criteria में we can't exploit anyone. So we have this right, fundamental right of right against exploitation, right? Right to freedom of religion. Anyone has the freedom to follow any religion. Right to culture and education. इसमें कोई भी कल्चर का अपना डिफरेंट कल्चर्स को अपना रिस्पेक्ट मिला है। ऑल्सो एजुकेशन के फॉर्म में ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ही हैज द राइट टू गेट एजुकेशन, राइट। ऑल्सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ओके। तो बेसिकली आप याद रखो कि हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स है बेसिक
6 फंडामेंटल राइट्स हैं. राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, right to culture and education, and right to constitutional remedies. Okay. Also, once Dr. Bhimrao Ambedkar, he said that these fundamental rights have twofold objectives. Now let us see these objectives. The first objective is that every citizen must be in position to claim those rights. Right? Each and every citizen should be in a position so that he can claim that right that has been provided by our constitution. And secondly, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make the laws. तो ये जितने भी राइट्स है बच्चों, ये सारे राइट्स हर एक पर्सन के लिए, जो भी अथॉरिटी में, जिसके पास भी पावर है ये सारे लॉज बनाने के, उनको भी इस एम्बिट में रखा गया है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है गवर्नमेंट से, या फिर कोई एक पॉलिटिकल लीडर हु इज इन ऑल्सो पावर, या फिर जो भी लोग ये लॉज बनाते हैं, यू कैन क्वेश्चन देम फॉर योर ओन राइट्स, टू क्लेम योर ओन राइट्स. राइट? Now, in addition to the fundamental rights, the Constitution has also a section called Directive Principle of State Policy. Now, let us see what is this Directive Principles of State Policy. Now, what does this do? It ensures greater social and economic reform, right? कि हमारे country में बहुत social और economic reforms की जो भी जरूरत है, वो हमारे Directive Principles of State Policy के अंदर है. And to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help to reduce the poverty of the masses. तो basically इसके अंदर क्या है? It serves as a guide to reduce the poverty of the masses. Okay? Poverty के against जितने भी social या economic reforms जरूरत है हमारे country में, वो सारी चीज हमारे directive principles of state policy में आता है. यहाँ पे देखो classification of directive principles of state policy क्या क्या है. तो सबसे पहले हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, जो भी सोशल रिफॉर्म्स हमारे कंट्री में जरूरत है वो इसमें मेंशन्ड है. गांधीयन प्रिंसिपल्स, जिसमें गांधी, जो हमारे महात्मा गांधी, द फादर ऑफ आवर नेशन, उन्होंने जो भी प्रिंसिपल्स हुए थे, एंड ही वाज मेनली कंसर्न्ड अबाउट द पॉवर्टी एंड आल्सो एग्रीकल्चर एंड दैट ऑफ द अनटचेबल्स. तो ये सारी चीजें हमारे गांधी प्रिंसिपल्स में है. एंड द थर्ड वन हियर इज द लिबरल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक फ्रीडम एंड एवरीथिंग. इट कम्स अंडर द लिबरल प्रिंसिपल्स. तो बेसिकली ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है. ओके. अब हमारा जो नेक्स्ट फीचर है बच्चों, दैट इज सेक्युलरिज्म. तो हम देखते हैं व्हाट इज सेक्युलरिज्म. सो अ सेक्युलर स्टेट इज वन in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. Okay? तो बच्चों बेसिकली हमारा सेक्युलर स्टेट कौन से स्टेट को कहते हैं? जहां पे स्टेट जो है इट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन. लेट्स से अगर कोई भी स्टेट में, अगर आप महाराष्ट्र ले लो, आप दिल्ली ले लो, या फिर आप उत्तर प्रदेश ले लो, किसी भी स्टेट में आप कोई भी रिलीजन को, यू कांट प्रमोट एनी वन रिलीजन. लेट्स से फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म, आप कोई भी एक स्टेट में सिर्फ हिंदू रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते हो. राइट? कोई भी पॉलिटिकल पावर, कोई भी स्टेट में जो भी पॉलिटिकल लीडर पावर में, he cannot encourage only one religion. Each and every religion is given equal importance and equal respect in our constitution. Right? तो बेसिकली इसमें क्या होता है सेक्युलरिज्म में बच्चों, स्टेट और रिलीजन को अलग किया जाता है. कोई भी स्टेट अलाउड नहीं है कि वो एक कोई पर्टिकुलर रिलीजन को वो अपना एक स्टेट रिलीजन बनाए, या फिर एक पर्टिकुलर रिलीजन को अपने स्टेट में उसको प्रमोट करे. So all the religions, they are equal and they should be respected equally, right? So let it be Hinduism, let it be Christianity, let it be the Islam और Jainism, Buddhism. हर एक रिलीजन, जो भी हमारे वर्ल्ड में जितने भी रिलीजन है, अगर हमारे कंट्री में वो प्रैक्टिस किया जाता है तो हर एक रिलीजन को अपना एक रिस्पेक्ट मिलेगा और उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा. ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म and it is one of the most important key feature of our Indian Constitution. अब जो हमारा लास्ट फीचर है बच्चों, आपके बुक में मेंशन किया हुआ है, बस नाम दिया हुआ है बट डिटेल्स नहीं दिए हुए हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज. आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा है ना? तो ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक और इम्पोर्टेंट पार्ट दिया है, दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज. नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस फंडामेंटल ड्यूटीज. So fundamental duties are the moral obligations of all individuals to promote the unity of our country. तो fundamental duties क्या होता है? Duties के नाम से आप समझ ही रहे हो, any particular duty that is given to us. तो fundamental duties क्या है? ये हमारे moral obligations है that each and every individual has to follow
should follow in order to promote unity and also show be patriotic. Okay, तो अब फंडामेंटल ड्यूटीज में आप देखो कि बेसिकली कौन कौन से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. लेट अस हैव अ लुक एट देम. यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, मेनली बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. तो अगर आप इन सारे को देखोगे तो आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हो कि हमारे कौन कौन से बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. सो द फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी इज टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. राइट, तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राइट, तिरंगा, और जो हमारा नेशनल एंथम है, जन गण मन, वी शुड रिस्पेक्ट इट. राइट, हमें नेशनल फ्लैग को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए. कहीं भी अगर आप फ्लैग को गिरा हुआ देखो, यू शुड ऑलवेज कीप इट इन स्टैंडिंग पोजीशन. राइट, and also the national anthem, while listening the national anthem, you should know that you should always stand in the attention position. Right, तो ये दो चीज आप करोगे, you are promoting the unity of your own country. Also to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom. तो जो भी आपको स्टोरी पता चलता है, जो हमारे नेशनल लीडर्स, जो हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर्स थे, उन्होंने किस तरीके से फ्रीडम के लिए दे हैड टू सैक्रिफाइस. So we should try to cherish and we should try to follow those noble ideas which have inspired our national struggle for freedom. Also to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of our country. तो हम लोग को अपने country जो हमारा sovereign है, also the unity that is present in our country and the integrity of our country, we should try to uphold it and we should try to protect it. अब आप देख रहे हो ये सारे terms आपने कहाँ देखा था? आपने preamble में भी देखा था. Now these things, there also are fundamental duties that we should try to follow. Citizens should be ready to defend and render national service towards India. Also one more important part, कि हमें हमेशा अपने country को defend करना चाहिए and also we should be ready to render any national service whenever required towards our country. अब आप देख रहे हो इन सारी चीजों से आप क्या कर रहे हो अपने कंट्री का, आपका पेट्रियोटिक, जो आपके पेट्रियोटिक थॉट्स हैं वो अगर आप ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करोगे, सो यू आर ट्राइंग टू शो योर पेट्रियोटिक ड्यूटी टुवर्ड्स योर कंट्री एंड ऑल्सो यू आर एनहांसिंग और यू आर प्रोमोटिंग द यूनिटी ऑफ योर कंट्री. So it is a must thing that each and every individual, each and every citizen of our country should follow these fundamental duties that are given in our Indian Constitution. Okay? तो बच्चों इन शॉर्ट आज के क्लास में हम लोगों ने देखा की फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब आपको मैं बता देती हूँ कौन कौन से मेन फीचर्स है फॉर डिविजन. सो फर्स्ट वन वाज फेडरलिज्म, सेकंड वन वाज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड वन वाज सेपरेशन ऑफ पावर्स, फोर्थ वन वाज फंडामेंटल राइट्स, देन सेक्युलरिज्म एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. तो आप लोगों ने ये सारे की फीचर्स पढ़ लिए एंड दिस वाज द लास्ट टॉपिक दैट ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. In short, we have completed our first chapter and you should go and read the NCERT book. आप लोग ये वीडियो से मोस्टली सारे पार्ट्स कवर कर लियो, राइट? आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्सो व्हाई द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एज इन व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड फॉर आवर कंट्री, एंड ऑल्सो एट लास्ट वी सॉ द की फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है बच्चों. आप लोग एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़ो, सारे जितने भी पार्ट्स हैं सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू जैसे मैंने आपको समझाया है वो सारे एग्जाम्पल्स को आप भी समझने की कोशिश करना. इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल्स हियर. ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा बच्चों वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा. आई एम गोइंग टू आस्क यू सम 20 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू गिव मी द आंसर्स इन सेंस कि आप इसके लिए एक बार बुक पढ़ोगे तभी आप आंसर कर पाओगे, राइट? इट इज जस्ट टू चेक योर नॉलेज कि आप लोगों को कितना पॉइंट समझ में आया इस चैप्टर का. ओके, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच.